हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? और आज एक बार फिर मैं आप सबके सामने लाइव हाजिर हूं। और आज हम बात करेंगे एक बड़े ही ज्वलनशील मुद्दे पर, एक एक्सप्लोजिव जिसे बोलते हैं, एक्सपोज, जिसमें सरकार एक्सपोज हो रही है, जिसमें सरकार के नुमाइंदे एक्सपोज हो रहे हैं और जिसमें और भी कई सारे लोग एक्सपोज होने की संभावना है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, क्योंकि गणपति का समय चल रहा है और गणपति के समय में सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं। क्या मैं इसमें कैमरे को घुमाकर दिखा सकता हूं? मैं 1 मिनट प्रयास करता हूं। आई डोंट थिंक देयर इज एनी, यस देयर इज अ ऑप्शन। गणपति के समय में आपको एक फेसबुक पर एक फोटो दिखा रहा हूं। ये फोटो आप देख सकते हैं, ये गणपति हैं। ये गणपति की पूजा हो रही है, ये मंदिर है और साथ में ये एक सज्जन बैठे हुए हैं। थोड़ा क्लोजअप ले जाता हूं, शायद दिख जाए। जी, ये सज्जन बैठे हुए हैं और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन सज्जन को मैं क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि इन्होंने ऊपर बधाई दी है। ये मेरे बप्पा विराजे हैं, घर पर स्वागत कीजिए। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब इनका नाम भी देख लीजिए, शेख जफर शेख। जी हां, शेख जफर शेख, सही पहचाना आपने। मुसलमान हैं ये, और मुसलमान होने के बावजूद गणपति बप्पा इनके घर पर विराजे हैं और इनके घर में मंदिर है जिसमें ये पूजा कर रहे हैं। ये इनके घर की फोटो है। सलाम करता हूं ऐसे हर उस मुसलमान को जो सनातनी है, इस देश को अपना देश मानता है, इस देश की परंपराओं को अपना मानता है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि आज मैं आपके सामने क्यों आया हूं। और आज हो सकता है कि शायद ये लाइव सेशन ज्यादा लंबा चले, तो थोड़ा दिल थाम कर देखिएगा, लंबा चल सकता है लाइव सेशन। आज के हमारे हैशटैग हैं, यदि आप मुझे कमेंट करना चाहते हैं तो ये 3 हैशटैग को इस्तेमाल कीजिए। जस्टिस फॉर पुरोहित, अनदर हैशटैग एक्सप्लोजिव एक्सपोज, अनदर हैशटैग टॉक शो। जस्टिस फॉर पुरोहित में पुरोहित की अरेस्ट से लेके पुरोहित के बेल तक की जो भी आपके सवाल जवाब है, उसमें जस्टिस फॉर पुरोहित को इस्तेमाल करें। ये मेरा एक्सपोज आपको कैसा लग रहा है? ये एक्सपोज अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? इसके लिए जब भी कुछ लिखे तो एक्सप्लोजिव एक्सपोज का इस्तेमाल करें। और आखिर में मेरा टॉक शो, ये आपको कैसा लगता है जब मैं आपसे आता हूं, बात करता हूं, उसके लिए हैशटैग इस्तेमाल करें टॉक शो। लेट्स कम बैक। आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूं कि आज कुछ ज्यादा ही पेपर्स हैं मेरे पास में। मेरी पूरी टेबल जो है पेपर से भरी हुई है और जहां तक नजर दौड़ाएंगे पेपर ही पेपर दिख रहे हैं और पेपर्स के अलावा कुछ नहीं है। आखिर इन पेपर्स का मकसद क्या है? इन पेपर्स का मकसद यह है कि आपको सबूतों के साथ यह बताया जाए कि इस देश में एक जाबाज सैनिक के साथ, एक जाबाज जेम्स बॉन्ड के साथ, भारत के जेम्स बॉन्ड के साथ कैसा व्यवहार किया गया और क्या वो तर्कसंगत था, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। मैंने आपको 3 हैशटैग दे दिए हैं, तीनों हैशटैग आपके सामने हैं। एक बार फिर से आपको तीनों हैशटैग दिखा देता हूं। ये 3 वो हैशटैग हैं: जस्टिस फॉर पुरोहित नंबर 1, नंबर 2 एक्सप्लोजिव एक्सपोज, नंबर 4 टॉक शो। पुरोहित जी से संबंधित कोई भी आप बात कहना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, उस कमेंट में जस्टिस फॉर पुरोहित जरूर लिखिए। एक्सपोज जो ये हो रहा है उसके लिए एक्सपोजिव एक्सपोज का हैशटैग यूज कीजिए, और टॉक शो जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो कैसा लग रहा है उसके लिए टॉक शो का इस्तेमाल कीजिए। हैशटैग बहुत क्लियर है, क्लियरली डिफाइंड है, तीनों अलग अलग हैशटैग हैं, कहीं से कोई इसमें गलती की संभावना मुझे नजर नहीं आती। बहरहाल आप सबको पता होगा कि कर्नल पुरोहित जो है एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे, श्रीकांत पुरोहित, जिनको की अरेस्ट किया गया, जिनके ऊपर चार्जेस लगे मालेगांव बम धमाके और समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के। कहा गया कि इसमें ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है। सबसे बड़ी बात यह है कि समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट की एफआईआर से लेकर उसकी चार्जशीट तक कर्नल पुरोहित का कहीं नाम ही नहीं था। जिस कर्नल पुरोहित को 9 साल इन्होंने बंद रखा जेल के अंदर, उसका नाम ही नहीं है साहब। कमाल की बात है, मैंने जिस आदमी को प्राइमा फेसी एक्यूज ही नहीं माना गया, उसे 9 साल तक बंद सिर्फ इसलिए रख दिया गया। कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल शायद फायदा मिल रहा होगा वहां की सरकारों को, उस समय सरकार को।
मुद्दे की बात पर आते हैं कि आखिर मैंने आपसे कल भी बोला था, यदि कोई आपको बिना बताए अरेस्ट कर ले और आपके ऊपर कोई चार्जेस आपको बताए ही नहीं जाए, क्या ऐसा संभव है? कई सारे वकील साहब देख रहे होंगे, कहेंगे तो संभव ही नहीं है साहब, क्योंकि जब भी अरेस्ट होता है तो एक अरेस्ट मेमो आता है। अरेस्ट मेमो के साथ में आपको उस अरेस्ट मेमो में लिखा होता है कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, कौन अरेस्ट कर रहा है और कहां आपको ले जाया जाएगा। कर्नल पुरोहित के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उन्हें कोई अरेस्ट मेमो नहीं दिया गया। कर्नल पुरोहित को यह बताया ही नहीं गया कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है। जी हां, कर्नल पुरोहित को बताया ही नहीं गया, उन्हें लीगली अरेस्ट ही नहीं किया गया, उन्हें उठा कर ले जाया गया और इसके बाद में उनकी अरेस्ट दिखाई गई बहुत दिनों बाद। अरेस्ट दिखाने के बाद में स्थिति ये थी, कर्नल पुरोहित को 28 और 29 को उठाया गया था, उनको अरेस्ट किया गया था और उनकी 5 नवंबर को अरेस्ट दिखाई गई थी एटीएस मुंबई से। सबसे मजे की बात यह है कि कर्नल पुरोहित जो हैं वो मुंबई पहुंचे कैसे? आखिर एक आदमी जो पचमढ़ी में आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर में आपका अरबी सीख रहा है, अरेबिक लैंग्वेज सीख रहा है, उसको क्यों आर्मी अचानक से मुंबई जाना पड़ता है और मुंबई में वो अरेस्ट हो जाता है? इसका भी एक्सपोज करेंगे। अमित पांडे जी, आप सभी जितने भी आप लोग सवाल पूछ रहे हैं ना, इसको थोड़ा रोक लीजिए सवालों को, और मेरे पास कुछ एक्सपर्ट के सवाल हैं, उन एक्सपर्ट के सवाल के बाद मैं आपके सवाल लूंगा। अभी आप सब लाइव रहिए, मैं आप सबसे बात करूंगा। पहले मैं थोड़ा सा मुद्दा जल्दी से आपको बताने का प्रयास करता हूं, इसके बाद आपके सवाल लूंगा, सारे सवाल लूंगा। कुछ एक्सपर्ट के सवाल है, पहले वो लूंगा, इसके बाद आपके लूंगा। तब तक के लिए आप लोग अपने सवाल को कॉपी पेस्ट करके रखिए, उसको दोबारा उस समय पेस्ट कीजिएगा। कर्नल पुरोहित को जब अरेस्ट किया गया तो कर्नल पुरोहित पचमढ़ी में आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे थे अरबी भाषा की, अरेबिक लैंग्वेज की उनको जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कर्नल पुरोहित जो है आर्मी इंटेलिजेंस में थे और कर्नल पुरोहित इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे एजेंट के तौर पर जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं उनमें। टेररिस्ट ग्रुप में उन्हें अरेबिक लैंग्वेज की जरूरत महसूस हुई तो वो अरेबिक लैंग्वेज सीखने के लिए आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर में गए, पचमढ़ी के ट्रेनिंग सेंटर में। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पचमढ़ी के ट्रेनिंग सेंटर में अचानक से उनको यह कहा जाता है कि भाई आपको दिल्ली बुलाया गया है, सदर्न कमांड लाइजनिंग यूनिट SLCU का ऑर्डर है कि आप दिल्ली रिपोर्ट करें तत्काल। क्योंकि कर्नल पुरोहित इसी कमांड में आते थे, उन्होंने वो मूवमेंट ऑर्डर लिया और वो निकले। लेकिन अचानक मूवमेंट ऑर्डर पे कुछ चेंजेस हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं वो मैं बताता हूं। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई भी आदमी कभी भी पकड़ा जाता है, आशा करता हूं आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा, ओ दिस इज द प्रॉब्लम, उल्टा हो गया है ना। खैर बहरहाल ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है। इस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में यहां ये आ रहा है कि ये जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को लिखी जा रही है और यहां लिखा जा रहा है कि कर्नल पुरोहित के अरेस्ट से संबंधित हम आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। ये कर्नल पुरोहित, मैं कोशिश करता हूं आपको स्क्रीन पर दिखाने की, मेरा प्रयास रहेगा कि आप स्क्रीन पर देखें इसको, ताकि आप लोग भी अच्छी तरह से समझ सकें कि आखिर हुआ क्या था, पूरा मैटर क्या था। ठीक है, लेट अस सी। ये ठीक है, आ गया। क्योंकि हम मोबाइल के फ्रंट कैमरे से बात करते हैं तो वो मिरर इमेज बनाता है, इसके लिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब आपको साफ दिख रहा होगा, ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यहां लिखा हुआ है। शायद इसको मैं और यदि बड़ा करूं तो कुछ पर्पस सॉल्व होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यहां लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा होगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी CIC ने यहां आकर बोल दिया, इस लाइन पर आकर बोल दिया, रिगार्डिंग जुडिशरी मैटर्स इट इज रिक्वायर्ड टू बी रिसीव्ड इन दिस ऑफिस फ्रॉम AHQ यानी आर्मी हेडक्वार्टर्स फॉर फर्दर एक्शन रिलेटिंग टू P&A इन द प्रेजेंट केस नो सच इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड टिल डेट। और इस आधार पर इन्होंने कर्नल पुरोहित की
जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको देने थे, जो भी उनको केस से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट थे, वो चार्जेस ही उनको नहीं बताया गया। ये एक अपने आप में बड़ा बेहतरीन केस है जिसमें कि किसी व्यक्ति को यही नहीं बताया जा रहा कि आखिर आपको पकड़ा क्यों है हमने। कर्नल पुरोहित जो है, इसमें एक और नाम आया था कर्नल पुरोहित के साथ में, अभिनव भारत। अभिनव भारत के बारे में कर्नल पुरोहित जो है, अभिनव भारत के लिए उन्होंने उसमें इन्फिल्ट्रेट किए थे, किए थे ये भी। इस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में यहां एक डेट आ रही है 16 जनवरी 2008। आशा करता हूं आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। 16 जनवरी 2008 को इन्होंने ये बताया अभिनव भारत में इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं और अभिनव भारत में बतौर भारत के जासूस ये उसके अंदर हैं। ये 3DET SCLU को इन्होंने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भेजी। ये ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, SCLU सदर्न कमांड लाइसनिंग यूनिट, और ये यहाँ पिन कोड है बाकायदा। इसके बाद में इन्होंने लिखा आखिर अभिनव भारत क्या कर रहा है। जब वो बताया गया कि अभिनव भारत ऐसा है वैसा है, तो इन्होंने अभिनव भारत में पूरा इन्होंने जो किया, इसमें इन्होंने दिया एडिशनल लिटरेचर जस्टिफाइंग द आइडियोलॉजी एंड द ग्रुप इज एडेड अपेंडिक्स सी इंक्लूडिंग द फॉलोइंग 3 एसेस। नंबर 1, अब क्या करता था अभिनव भारत? नेशनहुड, इनका मुख्य उद्देश्य था नेशनहुड। दूसरा था हिंदू राष्ट्र, तीसरा था स्वतंत्रता। ये इनके मुख्य उद्देश्य थे। और इन उद्देश्यों के बाद में किस प्रकार से इन्होंने इसको बदलने का प्रयास किया है, किस प्रकार से घुमाया फिराया गया डॉक्यूमेंट्स को, वो भी बताता हूं। अब ये दूसरा अभिनव भारत का जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी उसका सेकंड पेज आ रहा है। सेकंड पेज शायद आपको सबको दिखाई दे रहा होगा। इस सेकंड पेज को देखते हैं। ये देखिए, ये सेकंड पेज अब आपको शायद अच्छे से दिखाई दे रहा हो। यस, नाउ इट्स बेटर। यहां ये लिख रहे हैं द ग्रुप इज एन एक्सट्रीम न्यू हिंदू फंडामेंटल ग्रुप with an aim to unite all Hindus and build pan-Hindu identity to establish a new nation order based on principle of Vedas। यहां कहीं भी अभिनव भारत के बारे में ये नहीं लिखा है कि अभिनव भारत किसी प्रकार से कहीं कोई आतंकवादी गतिविधि प्लान कर रहा है या नहीं। फर्दर सी में आइए, यहां लिख रहे हैं एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज, any involvement of the organization in extremist activities is not established till date। जो कहा जा रहा था अभिनव भारत एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, ये भारत सरकार के खुफिया रिपोर्ट, जो भारत सरकार के जासूस हैं, जो जेम्स बॉन्ड है, वो लिख रहे हैं कि अभिनव भारत का अभी तक ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी किसी भी प्रकार से कोई ऐसी इनपुट नहीं आई है कि अभिनव भारत किसी प्रकार से किसी भी एक्सट्रीम एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अभिनव भारत से इन्हें प्रॉब्लम क्या थी? अभिनव भारत कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, हरियाणा और दिल्ली में काम कर रहा था। इन्हें प्रॉब्लम यह थी कि अभिनव भारत का एफिलिएशन अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यहां लिखा है द मेंबरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन was increased manifold in the recent past। यह बात यहां साफ हो जाती है कि अभिनव भारत लगातार बढ़ता चला जा रहा था और अपनी शक्ति उसकी बढ़ती चली जा रही थी। अब आते हैं वापस कर्नल पुरोहित पे। एक बात तो साफ हो गई, अभिनव भारत में ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो कि किसी भी प्रकार से किसी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी में यानी बम धमाकों में कहीं कोई उसका इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि ये तो रिपोर्ट पहले ही आ चुकी थी कि इस प्रकार का इनका कोई मुख्य मुद्दा है ही नहीं। मुख्य मुद्दा जो था इनका नेशनलिज्म था, और नेशनलिज्म के बाद हिंदू राष्ट्र था, जो कि खुल्लम खुल्ला सब बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक रिपोर्ट पर। इसको भी देखने, ये शायद आपको दिखे, ये कॉन्फिडेंशियल स्टैट्यूटरी कंप्लेंट है। स्टैट्यूटरी कंप्लेंट का मतलब हो गया कि इन्होंने एक कंप्लेंट डाली जो कि जो कि ये अब मैं आपको दिखाता हूं। सारे सबूत पहले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बाद में कोई बात समझाने में दिक्कत ना आए। ये स्टैट्यूटरी कंप्लेंट है जहां पर कर्नल पुरोहित ने, हाँ ये ठीक है, 5 अगस्त 2009 की इसकी डेट है। 5 अगस्त 2009, समझ जाइए 2008 में इनको अरेस्ट किया गया था। 5 अगस्त 2009 में इन्होंने सरकार को लिखा। सरकार किसकी थी आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऊपर लिखा हुआ है स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी कंप्लेंट बाय रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल, नेम कर्नल पुरोहित प्रसाद श्रीकांत। श्रीकांत पुरोहित इनका पूरा नाम था। इनकी
जो रैंक थी वो लेफ्टिनेंट कर्नल की थी, और ये इनका आईसी नंबर है जिसकी कोई अभी ज़रूरत नहीं है, जिस बारे में हम बात ना करें। किस सेक्शंस में कंप्लेंट हुई थी? आर्मी सेक्शंस, ये सारे दिए हुए 1 2 3 4। आर्मी सेक्शन AA41, AA45, AA46, 47, 50, 56। इसके अलावा आईपीसी के सेक्शन में भी इन्होंने स्टैट्यूटरी कंप्लेंट करी थी 319, 20, 21, 22, 23, 340, 348, 349, 350, 362। ये कंप्लेंट की गई थी 5 अगस्त 2009 को, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। लेकिन इस कंप्लेंट पर किसी भी प्रकार की सरकार ने कोई कार्रवाई करी ही नहीं। क्यों नहीं करी? सवाल इस बात का है। यदि कंप्लेंट गई थी तो कंप्लेंट पे एक्शन क्यों नहीं हुआ? स्टैट्यूटरी कंप्लेंट के सेकंड पेज पर आ रहा हूं। यहां सेक्शन 355, 365, 368, 503 और 499 का आईपीसी की धाराओं के तहत इन्होंने अपना मांगा। इसके बाद स्टैट्यूटरी कंप्लेंट में इन्होंने एक बात बोली है, इलीगल डिटेंशन। यहां एक नाम आ रहा है, कर्नल RK श्रीवास्तव, डायरेक्टर MI9। ये एक बहुत बड़ा नाम है जो बार बार आएगा, जो आपको समझने की जरूरत है। इस पूरी कंप्लेंट में कर्नल श्रीवास्तव का नाम आना और कर्नल श्रीवास्तव की इसमें क्या भूमिका है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कर्नल श्रीवास्तव इनके सीनियर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल थे, और कर्नल श्रीवास्तव इनके सीनियर थे, और कर्नल श्रीवास्तव ने ही ये सारा प्रपंच रचा था। अब ये प्रपंच कैसे कैसे रचा गया, इसके भी मैं आपको कुछ मुद्दे बताऊंगा। पहले जरा पेपर्स थोड़े साइड में रखता चला जाऊं, बिकॉज ये सारे पेपर्स जो है वरना मिक्सअप हो जाएंगे। मुद्दे की बात पर आते हैं कि आखिर एक आदमी जो कि एक अच्छा भला सेना में सर्व कर रहा था, उसे आउट ऑफ द ब्लू अचानक एक दिन कैसे उठाकर ले जाया जाता है? कर्नल पुरोहित को यह बताया गया कि आपको सदर्न कमांड, ऊपर से ऑर्डर आया और आपको सदर्न कमांड चलना है। कर्नल श्रीवास्तव जिनका भी नाम आया, कर्नल श्रीवास्तव ये मूवमेंट ऑर्डर उनके पास लेकर गए, और उस मूवमेंट ऑर्डर पर, वो मूवमेंट ऑर्डर एक्चुअली क्या था? वो मूवमेंट ऑर्डर एक्चुअली ये था। ये बड़ी मुश्किल से सारे डॉक्यूमेंट्स आए हैं, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं गूगल पे, कहीं किसी प्रकार से कहीं नहीं मिलेंगे। सेना के डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं क्या मेरे पास में ये और जगह भी अवेलेबल है कि मैं आपको अच्छे से इसको दिखा सकूं। ये डॉक्यूमेंट्स संभवतः आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ आज आप मेरे पास में देख पा रहे हैं इन डॉक्यूमेंट्स को। ये डॉक्यूमेंट आप नहीं, मेरे पास में इस समय शायद लैपटॉप के ऊपर अवेलेबल नहीं है। मैं कोशिश करता हूं, यदि ये डॉक्यूमेंट मेरे को मिल जाता है तो मैं आपको अभी लैपटॉप के ऊपर भी दिखाऊंगा, ताकि आपको आसानी से दिखाई दे सके। यहाँ ये उल्टा दिखाई देगा आपको, प्रॉब्लम ये है। चलिए, ये मूवमेंट ऑर्डर है, आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कोशिश कीजिए मूवमेंट ऑर्डर। यहां इन्होंने, ये बाकायदा सील है, ये मूवमेंट ऑर्डर, ये सेना की सील है, ये साइन है कर्नल मोहंता के, और ये मूवमेंट ऑर्डर ये बना। ये मूवमेंट ऑर्डर ओरिजिनल मूवमेंट ऑर्डर था जो कि कर्नल पुरोहित को दिया जाना था। अब इस मूवमेंट ऑर्डर में क्या किया जाता है? कर्नल श्रीवास्तव बड़ी ही चालाकी से आते हैं और मूवमेंट ऑर्डर अपने हाथ से कर्नल पुरोहित को देते हैं, और कर्नल पुरोहित को जो ऑर्डर देते हैं वो ये मूवमेंट ऑर्डर है। इस मूवमेंट ऑर्डर में देखिए ये कटिंग हो गई, यहां पर ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये इनको रिपोर्ट कहां करना था? ये इनको रिपोर्ट करना था TD2 3DET SCLU, सदर्न कमांड लाइजनिंग यूनिट 3DTE। इसको काट कर इन्होंने क्या किया? ये देखिए, काटा है और यहां साइन किए हैं, बाकायदा कर्नल श्रीवास्तव ने साइन किए हैं कटिंग के ऊपर। और कटिंग करने के बाद इन्होंने किया है प्रो DST MG&G एरिया, MG&G यानी महाराष्ट्र, गोवा एंड गुजरात एरिया। मूवमेंट ऑर्डर जब एक बार बनता है उसको किसी प्रकार से चेंज नहीं किया जा सकता। मूवमेंट ऑर्डर यदि बना या तो वो कैंसिल होगा, नया मूवमेंट ऑर्डर बनेगा। ये मूवमेंट ऑर्डर किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। एक बार यदि मूवमेंट ऑर्डर किसी सैनिक को मिल जाता है, चाहे वो चाहे चाहे वो ना चाहे, उसको उस जगह रिपोर्ट करना ही पड़ेगा और टाइम में रिपोर्ट करना पड़ेगा। वो किसी भी प्रकार से इस मूवमेंट ऑर्डर को डिफाइन नहीं कर सकता।
इस मूवमेंट ऑर्डर में कोई चेंजेस नहीं होते। यदि किसी आदमी को आगरा जाने के लिए बोला गया है और यह मूवमेंट ऑर्डर बन चुका है तो वो आगरा जाएगा ही जाएगा। बेशक इसके बाद उसे अगर बेंगलोर जाना है तो वो नया मूवमेंट ऑर्डर, दूसरा मूवमेंट ऑर्डर बनेगा, जिसके बाद उस पर लिखा होगा कि अब आपको बेंगलोर जाना है। इस मूवमेंट ऑर्डर पे किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। जब छेड़छाड़ नहीं हो सकती तो कर्नल श्रीवास्तव ने इसको किस हैसियत से काट दिया, किसकी परमिशन से काटा गया? और सिर्फ यहां नहीं, नीचे भी काटा गया। ये जो कॉपी गई है यहां भी काट दिया गया। ये देखिए, ये इनकी, ये काटा है, इसके ऊपर लिखा है प्रो यूनिट MGNG एरिया अगेन, और ये इनके साइन है। कर्नल श्रीवास्तव ने किसकी परमिशन से ये मूवमेंट ऑर्डर चेंज किया? हाथ से काटा हुआ ये मूवमेंट ऑर्डर कैसे चेंज किया? जब लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने इस पर सवाल किया तो उनसे कहा गया, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, आप ऑर्डर्स को फॉलो करें, मैंने काट के साइन कर दिए हैं इस पर, और आपको सदन कमांड जाना। और झूठ बोलकर, सरासर झूठ बोलकर कर्नल पुरोहित को भोपाल लाया गया। भोपाल एयरपोर्ट से इनको जाना था दिल्ली, रिपोर्ट दिल्ली हेडक्वार्टर्स करना था, इनको पहुंचा दिया गया मुंबई। मुंबई में इनको कर्नल श्रीवास्तव इनको एक गाड़ी में लेकर गए और उस गाड़ी में कर्नल श्रीवास्तव के साथ कुछ लोग और थे, सिविल ड्रेस में थे, प्राइवेट गाड़ी थी, किसी को नहीं मालूम था कहां जा रहे हैं और क्या हो रहा है। इनको एक जगह ले जाया गया जो इनको नहीं मालूम थी, और वहां ले जाकर 29 अक्टूबर को, ये जो इनको रिपोर्ट करना था 29 अक्टूबर, तो 29 अक्टूबर को इनको वहां रिपोर्ट करना था। इनको दिल्ली की जगह अचानक से बॉम्बे ले जाया जाता, और बॉम्बे ले जाने के बाद में इन्हें एक प्राइवेट लोकेशन पे ले जाया जाता है जो ना तो सेना की थी, ना पुलिस की थी, किसी की नहीं थी। उस प्राइवेट लोकेशन में ले जाके इनको बंधक बनाया जाता है, इनके साथ मारपीट की जाती है और इनसे कहा जाता है कि आप ये ओन अप कर लो कि ये जो धमाके हैं, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, ये आपने किए हैं। कर्नल पुरोहित इस बात को नहीं मानते हैं। अल्टीमेटली एक दिन के बाद, नेक्स्ट डे, इनको फिर जगह इनकी चेंज की जाती है और इनको अब की बार ATS में ले जाया जाता। और क्योंकि कर्नल पुरोहित एक सर्विंग लेफ्टिनेंट कर्नल थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो इनको मारे, तो सबसे पहले जो मारना शुरू किया वो कर्नल श्रीवास्तव ने इन्हें मारना शुरू किया। इसके बाद में हेमंत करकरे भी वहां मौजूद थे और हेमंत करकरे सहित बाकी सारे लोग कर्नल पुरोहित पर टूट पड़े। इन्हें ऐसी यातनाएं दी गई जो एक विदेशी सैनिक को भी नहीं दी जाती। यदि हम उसे पकड़ लेते हैं, उसे भी, एक विदेशी जासूस को भी इतनी बुरी तरह से नहीं मारा जाता जितनी बुरी तरह से इन्हें मारा गया। कर्नल पुरोहित का थोड़ा सा बैकग्राउंड में आते हैं। कर्नल पुरोहित कश्मीर में सर्व कर रहे थे और एक ऑपरेशन के दौरान एक काम करते हुए इनका घुटना टूट गया। तो जब इनका घुटना टूट गया तो इनको रिप्लेसमेंट डाला गया, नी रिप्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, और इसलिए इनको अनफिट कर दिया गया था कि भाई आप अनफिट हो गए, आप सेना में बॉर्डर पे नहीं रहेंगे, आपसे कोई और काम लिया जाएगा। इस तरह ये इंटेलिजेंस यूनिट में आए। इंटेलिजेंस यूनिट में आने के बाद जब ये मुंबई पहुंच गए और इनको इलीगल डिटेंशन, इन्हें अगवा कर लिया गया, क्योंकि इनका ऑर्डर तो दिल्ली का था, टेक्निकली इनका ऑर्डर दिल्ली का था, और दिल्ली से इन्हें मुंबई ले जाया गया अगवा करके, झूठ बोलकर, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, यदि आप कोई भी डॉक्यूमेंट में छेड़ाखानी करें, सरकारी डॉक्यूमेंट में, तो क्या होगा? बहुत सारे वकील मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको मालूम है, सेक्शन 467, 468, 420, कूट रचित डॉक्यूमेंट्स तैयार करना सेक्शन 468, 467, और 420 करना सेक्शन 420, सभी में अलग अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा है। ऐसे में जब 7-7 साल की सजा है तो ये कर्नल श्रीवास्तव के ऊपर क्यों नहीं सजा दी गई? इनके ऊपर FIR क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये इस्टेब्लिश हो चुका कि कर्नल श्रीवास्तव ने ये डॉक्यूमेंट्स फर्जी बनाए। कर्नल श्रीवास्तव ने आर्मी की जो इंटरनल इंक्वायरी है, AOC में, इन्होंने IOC में इन्होंने ये कबूला है कि ये डॉक्यूमेंट्स इन्होंने फर्जी रूप से तैयार किए। COI कमीशन ऑफ इंक्वायरी में इन्होंने ये माना कि ये डॉक्यूमेंट्स इन्होंने फर्जी तैयार किए, इन्होंने काट कर ये किया। ऐसे में कर्नल श्रीवास्तव पर FIR क्यों नहीं हुई? कर्नल श्रीवास्तव को अरेस्ट करके जेल क्यों नहीं डाला गया? क्योंकि सरकार शायद कहीं से पीछे से सपोर्ट था। सबसे बड़ी बात, अभी और भी बहुत सारी बातें आएंगी, बहरहाल वापस आते हैं। इनका जो घुटना टूटा था, उसी घुटने को दोबारा तोड़ दिया गया, क्योंकि ये बात सिर्फ कर्नल श्रीवास्तव को मालूम थी इनका घुटना टूटा है, इसलिए उसी घुटने पर मारा गया जहां चोट थी, उस घुटने को, नी रिप्लेसमेंट को दोबारा तोड़ दिया गया। कर्नल पुरोहित की दोनों टांगों को रस्सी से बांधकर ऐसे चीर दिया गया जिससे उनके प्राइवेट पार्ट्स फट गए। कर्नल पुरोहित के हाथों से नसें फाड़ कर निकाली गई बाहर। उम्मीद कर सकते हैं, सोच सकते हैं कितना पेन हुआ होगा।
जरा सोच कर देखिए, आपकी नसों को फाड़ कर निकाला जा रहा है, कैसा लगेगा? ये यातनाएं दी गई हैं आपके जेम्स बॉन्ड को, आपके भारत के सैनिक को, जिस सैनिक के लिए हम खड़े हो जाते हैं ना हर दूसरे दिन एक मोमबत्ती, और हर दूसरे दिन हम कहते हैं कि वाह सेना है हमारी। उस सेना के सर्विंग लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ ये हुआ है, जिसको लाल बत्ती मिलती है, जिसको भारत सरकार के शेयर मिलते हैं, अशोक की लाट मिलती है, उसकी ये औकात कर दी सरकार ने। हम और आप तो लगते कहां हैं, बिना बताए उठा कर ले गए। मैंने आपसे सवाल किया था, यदि सरकार आपको बिना बताए उठा कर ले जाए तो क्या करेंगे? बहुत सारे लोगों ने बोला हीबस कॉर्पस। सर हीबस कॉर्पस तो इनके घर वालों ने भी लगाई होगी ना, इन्हें तो यही नहीं मालूम चलने दिया, इनकी कोई एप्लीकेशन ही नहीं की गई, एक्सेप्ट इनकी तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने एप्लीकेशन उठाकर बाहर फेंक दी, बोले हम आप ये एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। इनको कोई जानकारी नहीं दी गई। इनको अरेस्ट किस लिए किया गया नहीं बताया गया। कर्नल पुरोहित को, किसी भी बड़े से बड़े आदमी को जब अरेस्ट किया जाता है, बड़े से बड़े क्रिमिनल को अरेस्ट किया जाता है, उसे बताया जाता है कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है। अरेस्ट वारंट आता है, अरेस्ट वारंट पे लिखा होता है, मेमो होता है, उसके ऊपर लिखा होता है, और वहां साइन कराया जाता है कि हाँ मैं अरेस्ट हो रहा हूं। यहां ऐसा कौन सी बात हो? कौन सा आतंकवादी आपके हाथ लग गया था भाई? क्या पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा आतंकवादी हाथ लग गया था? आप उसी कर्नल पुरोहित को अरेस्ट करने पर तुल गए, उसी कर्नल पुरोहित साहब झूठ बोलने पर तुल गए, जो भारत के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर आतंकवादियों के ग्रुप में घुस गया था। क्या यही बात आपको अखर गई सरकार साहब? क्या यही बात अखर गई कि आतंकवादियों के ग्रुप में घुस गया? सिमी मॉड्यूल में, बाकायदा सिमी का मॉड्यूल बनकर वो आदमी चला गया और अपने आप को आतंकवादी उसने वहां साबित कर लिया कि मैं आतंकवादी हूं, और सिमी वालों ने पूरी इनपुट्स उसको दे मारी। उसे उर्दू आती थी, उसे अरबी और सीखनी थी, इसीलिए तो वो गया था पचमढ़ी में अरबी सीखने। तो यही उसकी गलती थी कि उसने सिमी को बेनकाब। यही हम मान देते हैं क्योंकि अभिनव भारत में उसने जो फाइंडिंग्स उसको मिली, उसने लिख दिया कि भाई ये तो नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कहीं से कहीं तक एक्सट्रीम कोई इरादा ही नहीं है। तो आपको ये बात अखर गई शायद कि अरे ट्रैक करो अभिनव भारत को, तो अभिनव भारत को तो इसने छोड़ दिया, अभिनव भारत को तो कह दिया ये तो नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे कैसे? इसको साले को जेल डाल दो, अंदर कर दो इसको। लेफ्टिनेंट कर्नल है तो क्या हो गया, हम सिखा देंगे, हम सरकार हैं, हम सरकार राय हैं, राय साहब हमारी अशोक की लाट चलती है, हमारा लठ चलता है। यही बात थी ना। सरकारें बदलते देर नहीं लगती, सरकार बदल गई आपकी, और अब दूध का दूध और पानी का पानी भी होगा, और कैसे होगा हम बताएंगे। हमें इसकी चिंता, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है कि इतने सारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ मेरे साथ क्या होगा। हो सकता है मेरे ऊपर केस हो सकता है मुझे अरेस्ट कर लिया जाए, कुछ भी हो जाए, और मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं देश के सैनिक के लिए, देश के सैनिक के सम्मान के लिए, उसके न्याय के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, और तब तक खड़ा रहूंगा जब तक आप उसको न्याय नहीं दे देते, जब तक आप उसको बरी नहीं कर देते। आप एक गलत आदमी की जिंदगी, एक सही आदमी, एक जेम्स बॉन्ड के साथ आप इस तरह से करेंगे? आप उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे और सोचते हैं कि देश की जनता बैठी रह जाएगी? कितनों को अरेस्ट करोगे साहब? 130 करोड़ की जनता खड़ी है उस सैनिक के पीछे। 130 करोड़ आदमी निकल कर आएगा। आज मैं आया हूं, कल सारे आएंगे, एक एक आदमी निकल कर आएगा। आप अरेस्ट करके दिखाइए कितनों को अरेस्ट करते हैं। और सरकार अब बदल चुकी है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास भी हैं जो मेरे पास है, और मेरे से कई गुना ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इस फाइल के अंदर, ये फाइल रखी है मेरे पास में, ये देखिए, ये पूरी फाइल है। इस फाइल के अंदर 500 पेज हैं, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स, इसमें गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, कई सारे डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से हम नहीं उसको कर सकते सामने, इसलिए नहीं ला रहा हूं। सिर्फ वही ला रहा हूं जो कोर्ट में ऑलरेडी पेश हो चुके हैं डॉक्यूमेंट्स, उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आ रहा हूं। बहरहाल वापस आते हैं। कर्नल पुरोहित को जो यातनाएं दी गई, वो यातनाएं किसी भी एक आम इंसान को, अगर आप बोलेंगे ना कि इतनी यातनाओं के बाद मर्डर कर दो, तो मर्डर भी कर देगा, बम भी रख देगा जाके। लेकिन कर्नल पुरोहित ने इसके बावजूद झूठ को झूठ और सच को सच बोला। कर्नल पुरोहित ने इसके बावजूद एक बार भी एक्सेप्ट नहीं किया कि ये जो इन्होंने
बम धमाके के लिए उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, ये उन्होंने किए या उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट है। कर्नल पुरोहित एक एक चीज की इंफॉर्मेशन अपने ऑफिसर्स को दे रहे थे, और कैसे दे रहे थे ये इस बात का सबूत है। व्हेन कर्नल पुरोहित सेड